फिल्म की शुरुआत में एक फैमिली को कार में खुशी से घूमते हुए दिखाया जाता है। वो लोग मिस्र के असवान नाम की जगह पर होते हैं। फैमिली में माँ बाप के साथ 2 बेटे और एक बेटी होती है जिसका नाम लाइला है। पिता और बच्चे खुशी खुशी गाने सुन रहे होते हैं, लेकिन माँ परेशान और चिड़चिड़ी लगती है, इसलिए वो गाना बंद कर देती है। कुछ देर बाद वो लोग अपने घर पहुंचते हैं, जहाँ लाइला देखती है कि किसी ने उनके पालतू पक्षी को बुरी तरह घायल कर दिया है। वो अपनी माँ को बताती है और पक्षी को देखकर माँ डर जाती है। माँ पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालती है, अपने पति की तरफ देखती है और बच्चों से वहीं रुकने को कहती है। फिर वो पक्षी को अपने हाथ में कुचल देती है। इसके बाद पति पत्नी एक कमरे में जाते हैं जहाँ बीच में एक छोटा पिरामिड रखा होता है। वो एक तहखाने का दरवाजा खोलते हैं जो नीचे अंधेरे कमरे में जाता है। हाथ में लैंप लेकर वो नीचे जाते हैं और वहाँ एक काले पत्थर का ताबूत देखते हैं। पति पूछता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि सही वक्त आ गया है, तो पत्नी कहती है कि उन्हें चेक करना पड़ेगा। जंजीरों और पुली की मदद से पति धीरे धीरे भारी ताबूत खोलता है। पत्नी कहती है कि बस इतना खोलो कि वो अंदर देख सके। जैसे ही ढक्कन थोड़ा खुलता है, वो लैंप की रोशनी में अंदर देखती है और एक मम्मी को लेटा हुआ पाती है। पति घबराकर पूछता है कि क्या वो जाग गई है, लेकिन अचानक उसका लैंप बुझ जाता है। डरते हुए वो लाइटर से उसे दोबारा जलाने की कोशिश करती है, जबकि पति फिर पूछता है कि क्या वो जाग गई है। वो मुड़कर कहती है कि नहीं, लेकिन जैसे ही दोबारा अंदर देखती है, मम्मी अचानक उस पर हमला कर देती है। उसी समय जंजीरें जोर से पति के चेहरे पर लगती हैं और उनमें लगा एक कांटा उसके जबड़े में फंस जाता है, जिससे वो हवा में उड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पत्नी को ताबूत के अंदर से जोर जोर की आवाजें सुनाई देती हैं और सीन वहीं खत्म हो जाता है। फिर हमें कायरो इजिप्ट में रहने वाली एक दूसरी फैमिली दिखाई जाती है। वो एक खुशहाल और प्यार करने वाली फैमिली होती है। पिता चार्ली एक टीवी न्यूज रिपोर्टर और इन्वेस्टिगेटर होता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी लिसा के साथ रहता है। उनके 2 बच्चे होते हैं, बेटी केटी और बेटा सेबास्टियन। ये भी पता चलता है कि चार्ली और केटी अक्सर मॉर्स कोड में बात करते हैं। एक दिन जब लिसा काम पर होती है, चार्ली घर पर बच्चों का ध्यान रख रहा होता है। किसी बात से परेशान होकर केटी अकेले गार्डन में खेलने चली जाती है। तभी बाहर गार्डन की बाड़ के पास खड़ी एक अजीब औरत उसे आवाज देती है। केटी को लगता है कि वो लैला है, लेकिन औरत बताती है कि वो असल में लैला की माँ है। केटी पूछती है कि लैला कहाँ है, तो औरत कहती है कि वो बीमार है। वो ये भी बताती है कि लैला को केटी की दोस्ती बहुत पसंद है। तभी पता चलता है कि ये वही औरत है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। केटी बताती है कि लैला ने कहा था कि उसकी माँ मैजिशियन है। ये सुनकर औरत तुरंत पूछती है कि क्या वो कोई ट्रिक देखना चाहती है। फिर वो कुछ ट्रिक्स दिखाती है जिससे केटी खुश हो जाती है। उधर घर के अंदर चार्ली फोन पर लिसा से बात कर रहा होता है। तभी उसे डॉल हाउस में छुपे हुए कई कैंडी रैपर्स मिलते हैं। वो लिसा से पूछता है कि क्या वो चोरी छिपे केटी को कैंडीज दे रही है, लेकिन लिसा मना कर देती है। सीन फिर बाहर जाता है, जहां वो औरत केटी को वही कैंडी देती है। कैंडी लेने के बाद केटी कहती है कि अब उसे जाना चाहिए, लेकिन औरत उसे रोकती है और कहती है कि उसके पास एक और चीज है जो उसने अपने गार्डन में उगाई है और जो किसी भी कैंडी से ज्यादा मीठी है। फिर वो केटी को एक एप्पल देती है। घर के अंदर चार्ली सेबास्टियन से पूछता है कि क्या उसे इन कैंडीज के बारे में कुछ पता है। तब सेबास्टियन बताता है कि केटी की एक सीक्रेट फ्रेंड है जो उसे ये कैंडीज देती है और अक्सर गार्डन के आखिर में आती है। उधर केटी एप्पल ले लेती है। औरत कहती है कि वो उम्मीद करती है कि केटी उसे माफ कर देगी। केटी पूछती है कि किस बात के लिए। तब औरत कहती है कि उसके आखिरी मैजिक ट्रिक के लिए। इसके बाद वो धीरे धीरे कोई अजीब सा मंत्र बोलने लगती है। अचानक से सेब के अंदर से एक कीड़ा निकलता है और सीधे केटी के मुंह में चला जाता है। केटी तुरंत बुरी तरह खांसने और घुटने लगती है, फिर जमीन पर गिर जाती है। उसी वक्त चार्ली भागते हुए गार्डन में आता है और केटी के खेलने वाली जगह की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखता है कि केटी गायब है और गार्डन की बाड़ थोड़ी टूटी हुई है। घबराकर वो बाहर भागता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन केटी कहीं नजर नहीं आती। तभी अचानक एक बहुत बड़ा रेत का तूफान शुरू हो जाता है। तूफान के बीच चार्ली को एक औरत दिखाई देती है जो एक छोटी लड़की को उठाकर भाग रही होती है। मजबूर होकर चार्ली उसके पीछे भागता है, लेकिन तेज रेत के तूफान की वजह से वो औरत उसकी नजरों से गायब हो जाती है। तूफान चार्ली से टकराता है और वो घबराकर केटी का नाम चिल्लाने लगता है। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में चला जाता है, जहाँ चार्ली और लिसा ऑफिसर जाकी से बात कर रहे होते हैं। जाकी उनसे सवाल पूछना शुरू करती है और लिसा बताती है कि वो काम पर थी, जबकि चार्ली बच्चों के साथ घर पर था। चार्ली बताता है कि उसने केटी को आखिरी बार दोपहर 3 बजे देखा था। फिर लिसा पुलिस वालों को वो कैंडी रैपर्स दिखाती है जो उन्हें केटी के डॉल हाउस में छुपे हुए मिले थे। जाकी का सीनियर ऑफिसर अपनी भाषा में उससे बात करता है। उसे शक होता है कि शायद केटी के माँ बाप ने ही उसे मार दिया है, लेकिन चार्ली उनकी भाषा समझ लेता है और ये इल्जाम सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो जाकी और उसके सीनियर ऑफिसर पर चिल्लाने लगता है,
जिसके बाद सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद फिल्म सीधे 8 साल आगे बढ़ जाती है, लेकिन केटी अब भी लापता होती है। अब ये फैमिली मेक्सिको में रह रही होती है। दिखाया जाता है कि लिसा अब भी केटी को बहुत याद करती है। अब इस कपल की एक और बेटी होती है जिसका नाम माँ है। साथ ही लिसा की माँ कार्मेन भी उनके साथ रहती है। डिनर के दौरान दिखाया जाता है कि सेबास्टियन भी अब बड़ा हो चुका है। वो अपनी माँ को यूरोप की स्कूल ट्रिप का मैसेज दिखाता है, लेकिन लिसा उसे जाने से मना कर देती है। परेशान होकर सेबास्टियन कहता है कि वो सिर्फ इस डर से मना कर रही है कि कहीं उसके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। वो ये भी कहता है कि वो केटी नहीं है। ये बात सुनकर लिसा को बहुत दुख होता है और सेबास्टियन गुस्से में टेबल छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह सीन इजिप्ट के ईस्टर्न डेजर्ट में चला जाता है। एक आदमी साइकिल चला रहा होता है कि अचानक उसकी चेन में दिक्कत आ जाती है, इसलिए वो रुककर उसे ठीक करने लगता है। तभी उसके पीछे एक प्लेन क्रैश हो जाता है। जोरदार आवाज सुनकर वो आदमी घबराते हुए क्रैश साइट की तरफ जाता है। वहां उसे जलता हुआ मलबा और एक लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आई बॉल पर पड़ती है। जब वो ऊपर देखता है तो एक लाश पेड़ से लटक रही होती है और पेड़ की एक टहनी उसकी आंख के आर पार गई होती है। डरकर वो आदमी वहां से भागता है, गिर पड़ता है और तभी अचानक उसके सामने एक काला बसाल्ट ताबूत दिखाई देता है। प्लेन क्रैश की खबर तुरंत अथॉरिटीज को दे दी जाती है और 2 आर्कियोलॉजिस्ट्स उस अजीब ताबूत की जांच करते हुए दिखते हैं। वो उसका भारी ढक्कन उठाते हैं और अंदर एक मम्मी पाते हैं। जब वो उसके ऊपर लिपटी पार्चमेंट की परतें हटाने लगते हैं तो कपड़े पर कुछ अजीब निशान और लिखाई दिखाई देती है। एक और परत हटाने पर नीचे एक डरावना शैतान जैसा हाथ दिखाई देता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स तस्वीरें लेते रहते हैं और मम्मी की बाकी परतें भी हटाते जाते हैं। आखिर में जब वो चेहरे की पट्टियां हटाते हैं तो पता चलता है कि मम्मी असल में एक छोटी लड़की है जिसकी हालत बहुत डरावनी होती है। तभी वो अचानक जोर से सांस लेती है और उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर निकलता है। इसके बाद वो बुरी तरह कांपने और चीखने लगती है और सीन अचानक खत्म हो जाता है। फिर चार्ली अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताता हुआ दिखाया जाता है। वो सब पिज्जा खाने बाहर जाते हैं और खुशी से दिन गुजार रहे होते हैं। तभी अचानक चार्ली को ब्राइस नाम के एक आदमी का फोन आता है जो कायरो में यूएस एम्बेसी का डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन होता है। ये सुनते ही चार्ली और लिसा तुरंत कार से बाहर निकल आते हैं। ब्राइस उन्हें बताता है कि केटी जिंदा मिल गई है। ये सुनकर चार्ली और लिसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों खुशी और राहत में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके तुरंत बाद वो केटी से मिलने निकल जाते हैं, लेकिन उससे मिलने से पहले एक डॉक्टर उन्हें पहले से तैयार रहने को कहता है। वो बताता है कि केटी को स्किन पर बहुत बुरी चोट पहुंची है, शायद कई सालों तक धूप न मिलने और बहुत ज्यादा भूखे रहने की वजह से। डॉक्टर ये भी बताता है कि केटी एक गहरी कैटेटोनिक स्टेट में फंसी हुई है, जिसकी वजह से उसके शरीर में अचानक तेज हरकतें होती हैं, अजीब आवाजें निकलती हैं और उसके शरीर में अजीब तरह के झटके आते हैं। हालांकि उसे भारी सिडेशन पर रखा गया है, फिर भी उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सबको उसके साथ बहुत शांत और नरमी से पेश आना होगा। इसके बाद डॉक्टर दरवाजा खोलता है और पूरे 8 साल बाद चार्ली और लिसा आखिरकार केटी से मिलते हैं। वो उसके पास बैठते हैं, लेकिन उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। दोनों उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केटी कोई जवाब नहीं देती। चार्ली देखता है कि केटी के चेहरे पर जगह जगह खरोंच के निशान हैं। तब डॉक्टर बताता है कि ये उसने खुद को पहुंचाई है। लिसा प्यार से केटी का हाथ पकड़ती है और उसकी धड़कन सुनती है। डॉक्टर सलाह देता है कि शायद घर का माहौल उसे इस हालत से बाहर लाने में मदद कर सके। अचानक केटी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। चार्ली शांति से उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन तभी केटी अचानक चार्ली और लिसा दोनों के हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। इसके बाद सीन बदल जाता है। फिर जाकी चार्ली और लिसा को उस ताबूत की तस्वीरें दिखाती है जो क्रैश्ड प्लेन के पास मिला था। वो बताती है कि ये बसाल्ट ताबूत है जो करीब 2 से 3 हजार साल पुराना माना जा रहा है। साथ ही वो ये भी बताती है कि प्लेन क्रैश के वक्त केटी को उसी के अंदर ले जाया जा रहा था। ये सुनकर चार्ली हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसकी बेटी हजारों साल पुराने ताबूत के अंदर क्या कर रही थी। जाकी समझाती है कि अगर कोई बिना शक पैदा किए किसी इंसान या चीज को देश के अंदर स्मगल करना चाहता है तो ऐतिहासिक चीजों के अंदर छुपाना सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक होता है। इसके बाद चार्ली पूछता है कि क्या वो उसकी बेटी को ले जाने वाले लोगों को ढूंढने में अपने सीनियर ऑफिसर से बेहतर काम करेगी। जाकी वादा करती है कि वो जरूर करेगी। अगले सीन में चार्ली और लिसा केटी को घर लेकर आते हैं। माँ कार्मेन और सेबास्टियन उससे मिलने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर सब हैरान और चुप हो जाते हैं। चार्ली और लिसा मुश्किल से केटी को ऊपर कमरे तक ले जाते हैं और आखिरकार उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। माँ प्यार से अपना परिचय केटी से कराती है, जबकि कार्मेन उसके लिए प्रार्थना करने लगती है। तभी केटी तुरंत अपना ध्यान कार्मेन की तरफ कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे उसे ये प्रार्थना पसंद नहीं आ रही। कार्मेन प्यार से उसके माथे को चूमती है, लेकिन जैसे ही वो अमेन कहती है, केटी अचानक अपने सिर से जोरदार टक्कर मार
मार देती है, जिससे कार्मेन के चेहरे से खून निकलने लगता है। इसके बाद केटी बुरी तरह कांपने और चीखने लगती है। वो अचानक जोर जोर से सांस लेने लगती है और बिस्तर पर गिर जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर बुरी तरह तड़पने लगती है। चार्ली जल्दी से उसे पकड़कर रोकता है, जबकि लिसा उसे सेडेटिव का इंजेक्शन देती है। इसके बाद जाकर केटी शांत होती है। रात में जब सब सो रहे होते हैं, माँ को कुछ अजीब ठक ठक जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें लगातार आती रहती हैं, इसलिए वो सेबास्टियन को उठाकर इसके बारे में बताती है। पहले सेबास्टियन कहता है कि शायद बाहर कॉयोटीज होंगे, लेकिन तभी वो आवाज फिर सुनाई देती है, जिससे दोनों डर जाते हैं। आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई दीवारों के अंदर बने सर्विस कॉरिडोर में भाग रहा हो। उसी समय चार्ली ऊपर आता है और देखता है कि केटी अपने बिस्तर से गायब है। वो घबराकर लिसा से पूछता है कि केटी कहाँ है। उधर सेबास्टियन बचाव के लिए एक बेसबॉल बैट उठा लेता है। तभी सर्विस कॉरिडोर का दरवाजा अचानक जोर जोर से हिलने लगता है। सेबास्टियन धीरे धीरे हिलते हुए दरवाजे के पास जाता है, लेकिन तभी उसके माँ बाप अचानक कमरे में आ जाते हैं। सेबास्टियन उन्हें बताता है कि दीवारों के अंदर कुछ चल रहा है। लिसा जांच करने के लिए सर्विस कॉरिडोर का दरवाजा खोलती है। तभी अचानक केटी तेजी से उसके पास से निकल जाती है, जिससे सब डर जाते हैं। लिसा अंधेरे कॉरिडोर के अंदर जाती है और दूर एक कोने में केटी को बैठा हुआ देखती है। अचानक केटी भागने लगती है, इसलिए लिसा उसके पीछे अंधेरे में दौड़ती है, लेकिन केटी बहुत अजीब और इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही होती है, जिससे लिसा उसे पकड़ नहीं पाती। उधर चार्ली कॉरिडोर के दूसरी तरफ से अंदर आता है ताकि केटी को रोक सके, लेकिन उसकी जगह लिसा दूसरी तरफ से बाहर आ जाती है और पूछती है कि क्या उसने केटी को देखा। चार्ली मना कर देता है। तभी उनकी नजर पास में पड़े एक स्कॉर्पियन पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, केटी अचानक स्कॉर्पियन उठा लेती है और अपने माँ बाप के सामने ही उसे खाने लगती है। अपने माँ बाप को केटी को पकड़ने की कोशिश करते देखकर सेबास्टियन डर जाता है। काफी मुश्किल के बाद जब वो लोग केटी को काबू में कर लेते हैं तो उसे उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं। तभी केटी बहुत ज्यादा हरे रंग का तरल बाहर निकालती है। अगली सुबह लिसा और कार्मेन केटी को साफ कर रही होती हैं और उसका ध्यान रख रही होती हैं। तभी लिसा उसकी टांगें देखती है और नोटिस करती है कि केटी के पैर के नाखून बहुत ज्यादा लंबे और सख्त हो चुके हैं। वो उन्हें काटना शुरू करती है, लेकिन वो इतने सख्त होते हैं कि काटने में मुश्किल होती है। जैसे ही लिसा केटी के पैर का बड़ा नाखून काटती है, उसके साथ पैर की चमड़ी भी उखड़ जाती है। ये देखकर लिसा और कार्मेन दोनों डर जाती हैं, क्योंकि केटी की टांग की कुछ त्वचा भी उतरने लगती है। उधर चार्ली केटी के कमरे के अंदर वाले सर्विस कॉरिडोर का दरवाजा बंद कर रहा होता है। तभी उसे बहुत बुरी बदबू महसूस होती है। वो नीचे बिछी रग उठाकर देखता है तो उसके नीचे कोई अजीब चिपचिपा पदार्थ मिलता है। उसी वक्त उसे लिसा की चीख सुनाई देती है और वो तुरंत उसकी तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि केटी, लिसा और कार्मेन दोनों पर हमला करके भाग गई है। चार्ली जल्दी से उसे ढूंढने निकलता है और देखता है कि केटी तेजी से सीढ़ियों से नीचे रेंग रही है। कुछ ही पल बाद चार्ली उसे ऊपर से देखता है, लेकिन जैसे ही केटी की नजर उस पर पड़ती है वो फिर गायब हो जाती है। तभी चार्ली को अंदर से किसी के चलने फिरने की आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से आगे बढ़ता है और दीवार पर खून से बना हाथ का निशान देखता है। वो धीरे धीरे आगे जाता है। तभी अचानक केटी उसके पीछे दिखाई देती है। वो लोहे की छड़ से अपनी ही टांग को बुरी तरह फाड़ रही होती है। इसके बाद सीन बदल जाता है और लिसा केटी की चोटों पर पट्टी बांधती हुई दिखाई देती है। उसी दौरान चार्ली लिसा से कहता है कि शायद उन्हें केटी के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़े, क्योंकि उसका बर्ताव अब सबके लिए खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन लिसा कहती है कि केटी घर पर ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है और डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी थी। चार्ली कहता है कि जब तक उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि केटी के साथ असल में क्या हुआ था, तब तक वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे दोनों की बहस निजी बातों तक पहुंच जाती है। लिसा केटी के किडनैपिंग के लिए चार्ली को दोष देती है, जबकि चार्ली कहता है कि अगर उसने गार्डन के पास केटी की सीक्रेट फ्रेंड को पहले सीरियसली लिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। दुखी और गुस्से में लिसा केटी के कमरे में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है। वो केटी से कुछ बोलने की गुजारिश करती है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो परेशान होकर उस पर चिल्लाने लगती है। फिर भी केटी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता और वो अचानक लिसा पर थूक देती है। बाद में जब चार्ली केटी की गिरी हुई व्हीलचेयर उठाता है तो उसे उसके पहियों में वही पार्चमेंट फंसा हुआ मिलता है जैसा पहले केटी के पैर से अलग हुआ था। वो उसे ध्यान से देखता है और उस पर बनी कई परतों को हटाता है। साफ पता चलता है कि उस पर किसी बहुत पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इसी वजह से चार्ली अल्बुकर्की के एक कम्युनिटी कॉलेज में आर्कियोलॉजी प्रोफेसर बिक्सलर से मिलने जाता है। चार्ली उसे बताता है कि वो एक न्यूज चैनल में काम करता है और इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स पर रिसर्च कर रहा है। फिर वो उसे केटी की उखड़ी हुई स्किन से मिली परतों की तस्वीरें दिखाता है। बिक्सलर बताता है कि ये लिखाई हायराटिक है, जो एंशिएंट इजिप्ट की पहली कर्सिव स्क्रिप्ट मानी जाती है। वो चार्ली से पूछता है कि ये उसे कहां से मिली, लेकिन चार्ली जवाब देने के बजाय पूछता है कि क्या वो इन्हें डिकोड कर सकता है। उस रात चार्ली केटी के कमरे में उसके पास बैठा होता है। केटी लगातार अपने दांत कटकटा रही होती है। चार्ली उसके पास आता है और रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। कुछ देर बाद चार्ली को एहसास होता है कि केटी के दांतों की आवाज
किसी पैटर्न में आ रही है। तब उसे समझ आता है कि वो असल में मॉर्स कोड के जरिए कुछ बताने की कोशिश कर रही है। वो जल्दी से पेन और पेपर उठाता है और केटी के दांतों की आवाज का पैटर्न लिखने लगता है। इसके बाद चार्ली केटी का पुराना ट्रंक निकालता है जिसमें उसकी पुरानी चीजें रखी होती हैं। अंदर उसे मॉर्स कोड की एक गाइड बुक मिलती है। उसकी मदद से उसे पता चलता है कि केटी बार बार लाइला नाम बोलने की कोशिश कर रही थी। चार्ली तुरंत इसकी जानकारी ऑफिसर जाकी को देता है। जाकी पूछती है कि केटी के गायब होने के बाद क्या लाइला नाम की कोई लड़की कभी उनके परिवार के पास आई थी या उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। ये सुनकर चार्ली तुरंत एक बड़ा ट्रंक खोलता है जिसमें बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स और लेटर्स रखे होते हैं। ये सब लोगों ने केटी के गायब होने के बाद हमदर्दी में भेजे थे। उधर माँ डरते डरते अंधेरे में बाथरूम जाती है। वापस आते वक्त उसे केटी के गुनगुनाने और धीरे धीरे गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। हैरान होकर माँ केटी के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर पूछती है कि क्या वो गा रही है। तभी अंदर से केटी जवाब देती है कि अब वो बात भी कर सकती है। माँ कहती है कि उसे जाकर उनकी माँ को बुलाना चाहिए, लेकिन केटी उसे रोक देती है और कहती है कि वो इसे सरप्राइज रखना चाहती है। वो कहती है कि माँ फैमिली में उसकी सबसे पसंदीदा इंसान है। माँ हैरानी से कहती है कि केटी उसे ठीक से जानती भी नहीं। तब केटी कहती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है, यहाँ तक कि उसके छोटे पैरों का स्वाद कैसा है। अचानक बंद दरवाजे के नीचे से एक लंबी जीभ बाहर निकलती है और माँ के पैरों को छूती है। डर कर माँ भागने की कोशिश करती है, लेकिन केटी डरावनी आवाज में कुछ बोलना शुरू कर देती है, जिससे माँ वहीं रुक जाती है और हवा में उठने लगती है। कुछ ही पल बाद माँ जोर से दरवाजे से टकरा जाती है और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। इसके बाद सीन फिर चार्ली की तरफ चला जाता है। आखिरकार उसे एक एनवेलप मिलता है जिस पर वही कैंडी रैपर वाला निशान बना होता है जिसका इस्तेमाल केटी को फंसाने के लिए किया गया था। वो पोस्ट कार्ड लैला खलील नाम की लड़की की तरफ से होता है। उसमें लिखा होता है कि उसे बहुत दुख है। वो नहीं चाहती थी कि केटी के साथ ऐसा हो, क्योंकि केटी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। चार्ली ये बात जाकी को बताता है और वो तुरंत अपने एक कॉलीग की मदद से लैला खलील को ढूंढना शुरू कर देती है। जाकी उस जगह का पता लगा लेती है जहां से पोस्ट कार्ड भेजा गया था और अकेले वहां जांच करने निकल पड़ती है। इसके बाद सीन चार्ली और प्रोफेसर बिक्सलर की दूसरी मुलाकात पर चला जाता है। बिक्सलर बताता है कि ये लिखाई किसी तरह की सेरेमोनियल बाइंडिंग्स लगती है। वो कहता है कि चार्ली को केटी की स्किन से मिली परतों में एक शब्द बार बार लिखा हुआ मिला है, नाजीरानियन। चार्ली पूछता है कि नाजीरानियन का क्या मतलब है। समझाने के लिए बिक्सलर उसे अल अजहर यूनिवर्सिटी में एंशिएंट इजिप्शियन डीमोनोलॉजी पर हुई एक इंटरनेशनल लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनाता है। उस रिकॉर्डिंग में बताया जाता है कि नाजरानियन एक ऐसी अंधेरी ताकत थी जिससे लोग उस वक्त से डरते थे जब डर को बयान करने के लिए शब्द भी नहीं थे। वो जिंदा लोगों के बीच परछाई की तरह घूमती थी, बाप को बेटे के खिलाफ कर देती थी और माओं को अपने बच्चों को दफनाने पर मजबूर कर देती थी। इस रिकॉर्डिंग में यह भी बताया जाता है कि उसे फैमिली का डिस्ट्रॉयर कहा जाता था। वो आत्मा की बीमारी की तरह फैलती थी और जहां पहले प्यार होता था वहां शक और बेरहमी भर देती थी। उसकी वजह से पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो गई थीं। फिर करीब 2000 बीसी के आसपास उससे जुड़े सारे रिकॉर्ड्स अचानक गायब हो गए। एक आखिरी कहानी के मुताबिक या तो उस डीमन को किसी पुराने रिचुअल के जरिए कैद कर दिया गया था या फिर वो अचानक गायब हो गया। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद बिक्सलर चार्ली को बताता है कि जो बाइंडिंग्स उसे मिली हैं उन पर प्रोटेक्टिव वर्ड्स लिखे हैं जिनका मकसद इस खोए हुए डीमन को दूर रखना था। ये सुनकर चार्ली डर जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद नासमरानियन किसी तरह केटी के अंदर है। उधर डीमन के असर में माँ अपने स्कूल टीचर को गंदी गालियां देने लगती है जिसे देखकर केटी मुस्कुराने लगती है। अगले सीन में ऑफिसर जाकी आखिरकार लाइला खलील के घर पहुंचती है। वो दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एक दरवाजा खुला देखकर वो सावधानी से अंदर चली जाती है और खाली दिख रहे घर की जांच शुरू करती है। कुछ देर बाद उसे एक कमरा मिलता है जिसमें एक छोटा पिरामिड रखा होता है। तभी उसका पैर एक चेन से टकराता है। जब वो उसे खींचती है तो फर्श के नीचे छुपा हुआ सेलर खुल जाता है। उसी समय लैला की माँ घर वापस आ जाती है। जाकी नीचे सेलर में उतरती है और उसी अंडरग्राउंड चेंबर तक पहुंचती है जहां फिल्म की शुरुआत में लैला के माँ बाप एक मम्मी को छुपाकर रखते दिखे थे। इसके बाद जाकी वापस ऊपर आती है और दूसरे कमरे में लैला की माँ को देखती है जो उस पर बंदूक ताने खड़ी होती है। जाकी उसे सरेंडर करने को कहती है लेकिन वो औरत अचानक भागती है और फिर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है। मजबूर होकर जाकी उसे गोली मार देती है। जाकी घबराकर पूछती है कि उन्होंने केटी के साथ क्या किया और उसे क्यों ले गए। तभी घर के बाहर एक दूसरी छोटी लड़की आती है लेकिन जैसे ही वो अंदर जाकी को देखती है घबराकर भाग जाती है। जाकी उसके पीछे भागती है और उसे रुकने के लिए चिल्लाती है। लड़की एक जगह पहुंचकर अपने हाथों से जमीन खोदने लगती है। जाकी उसे फिर चेतावनी देती है और हवा में गोली चलाती है। डर कर लड़की रुक जाती है और अपने हाथ में एक छोटा बॉक्स उठाती है। जाकी उसे बॉक्स जमीन पर रखने को कहती है। लड़की उसकी बात मान लेती है। जब जाकी सावधानी
सावधानी से बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर उसे एक VCR कैसेट मिलती है जिस पर केटी लिखा होता है। इसके बाद लड़की बताती है कि वही लैला खलील है। सीन फिर केटी के कमरे में चला जाता है जहां कार्मेन उसके पास बैठकर उसके लिए प्रार्थना कर रही होती है। उधर चार्ली माँ और सेबास्टियन को स्कूल से वापस घर ला रहा होता है क्योंकि माँ अपनी टीचर को गंदी बातें बोलने की वजह से परेशानी में पड़ गई थी। माँ का बर्ताव अब पहले से ज्यादा अजीब होता जा रहा था और रास्ते भर वो बुरी बातें बड़बड़ाती रहती है। वापस केटी के कमरे में कार्मेन अब भी उसके पास बैठकर प्रार्थना कर रही होती है। तभी अचानक केटी उसके हाथ पर जोर से काट लेती है और उस पर झपट पड़ती है। वो कहती है कि वो उसका दिल धड़कना बंद कर सकती है। डर कर कार्मेन उसे दूर धक्का देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी केटी की आवाज धीरे से सुनाई देती है कि वो उसके पीछे खड़ी है। जब कार्मेन पीछे मुड़कर देखती है तो कमरा खाली दिखाई देता है। अचानक केटी की व्हीलचेयर अपने आप चलने लगती है। कुछ ही पल बाद केटी उसके पीछे दिखाई देती है और उसे जोर से गिरा देती है, जिससे कार्मेन के नकली दांत बाहर गिर जाते हैं। कार्मेन उठने की कोशिश करती है, लेकिन केटी डरावनी हंसी हंसने लगती है। उसी समय कार्मेन के गले में पहना हुआ क्रूसीफिक्स नेकलेस अपने आप हिलने लगता है। वो उसके गले में कसकर लिपट जाता है, उसका दम घोंटने लगता है और फिर उसे हवा में उठा देता है। केटी शांति से कहती है कि डरने की जरूरत नहीं, मरना मजेदार होता है। इसके बाद वो उसकी तरफ फूंक मारती है, जिससे कार्मेन खिड़की तोड़ते हुए नीचे चार्ली की कार पर जा गिरती है। ये देखकर चार्ली और सेबास्टियन बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन माँ सिर्फ हंसती रहती है। कुछ ही देर बाद लिसा कमरे में भाग कर आती है और देखती है कि टूटी हुई खिड़की के पास केटी आराम से सो रही होती है। बाहर कार्मेन की बॉडी के आसपास कोयोटीज इकट्ठा हो जाते हैं। लिसा डर के मारे सब देखती रह जाती है, जबकि वो कार्मेन पर हमला करने लगते हैं और उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगती हैं। इसके बाद सीन ऑफिसर जाकी की तरफ चला जाता है, जो केटी नाम वाली VCR टेप देख रही होती है। रिकॉर्डिंग में शुरुआत में लैला की माँ कुछ बोलती हुई दिखती है, लेकिन आवाज नहीं आती। जाकी रिमोट ढूंढती है, वॉल्यूम बढ़ाती है और तब आखिरकार उसकी आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि किसी मासूम बच्चे का इस्तेमाल सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसका शरीर ज्यादा समय तक टिकता है, लेकिन कोई भी जिंदा इंसान काम आ सकता है। इसके बाद वो एक डरावना रिचुअल करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर जाकी बुरी तरह घबरा जाती है। इसके बाद जाकी हिरासत में बंद लाइला से मिलने जाती है। वो गुस्से में उससे पूछती है कि टेप में क्या हो रहा था और उससे सच बताने को कहती है, लेकिन लाइला दिखाती है कि उसकी जीभ काट दी गई है। जाकी पूछती है कि क्या उसकी माँ ने ऐसा किया था, तो लाइला सिर हिलाकर हाँ कहती है। लाइला समझाती है कि उसने एक बार सच बताने की कोशिश की थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे सजा दी। जब जाकी पूछती है कि सच क्या था, तो लैला बताती है कि केटी को कभी भी उस बॉक्स से बाहर नहीं निकालना था। उनका इलाका जल्द ही पानी में डूबने वाला था, इसलिए उसके भाई के पास बॉक्स को दूसरी जगह ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो बॉक्स पहले कभी नहीं हटाया गया था और उसके कुछ समय बाद ही उसके भाई का प्लेन क्रैश हो गया। इसके बाद लाइला जाकी से लिखने के लिए कुछ मांगती है और जल्दी से एक कागज पर कुछ लिख देती है। जैसे ही जाकी वो मैसेज पढ़ती है, वो तुरंत चार्ली को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली फोन नहीं उठाता। अगले सीन में कार्मेन की वेक सेरेमनी चल रही होती है। माँ का बर्ताव अब भी अजीब बना हुआ होता है। वो छत की तरफ घूरती रहती है, फिर अपने दांतों में से एक खुद निकाल देती है और खून मेहमानों के खाने पर थूक देती है। उधर चार्ली केटी के कमरे के बाहर बैठा होता है। तभी सेबास्टियन उसे बुलाने आता है। चार्ली लिसा के पास जाकर कहता है कि अभी के लिए केटी शांत है और सेबास्टियन उसके कमरे के बाहर खड़ा है। लिसा रोते हुए चार्ली से कहती है कि अब वो केटी को घर में नहीं रखना चाहती। उसी समय सेबास्टियन को केटी के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डरते डरते वो दरवाजे के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगता है, अंदर से केटी मीठी आवाज में उसे रुकने के लिए कहती है। वो प्यार से कहती है कि उसे बाहर निकाल दे ताकि वो नीचे चल रही गैदरिंग में शामिल हो सके। डरकर सेबास्टियन अपने कमरे में भाग जाता है और हेडफोन्स लगा लेता है, लेकिन इसके बावजूद केटी उसे डराना बंद नहीं करती। वो उसे हर चीज के लिए दोष देने लगती है, यहाँ तक कि उनकी ग्रैंडमदर के साथ जो हुआ उसके लिए भी। इसके बाद दिखाया जाता है कि माँ अपने सारे दांत निकाल चुकी होती है। वो धीरे धीरे छत की तरफ देखती है, तभी ऊपर हॉल की सीलिंग टूटने लगती है और केटी उसमें से निकलने लगती है। ये देखकर माँ मुस्कुराने लगती है। फिर कार्मेन की बॉडी के पास जाती है और उसके मुंह से एक धागा खींचकर उसके नकली दांत निकाल लेती है। इसके बाद वो अपने माँ बाप के पास जाती है, ऊपर देखती है और कार्मेन के नकली दांत पहनकर मुस्कुराने लगती है। उधर केटी आखिरकार हॉल में घुस आती है और सीलिंग पर रेंगने लगती है। तभी अचानक माँ एक मेहमान पर हमला कर देती है और उसके गले पर झपट पड़ती है। चार्ली और लिसा उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उसी समय केटी कार्मेन के ताबूत में कूद जाती है। लिसा
देखती है कि ताबूत हिल रहा है तो वो उसके पास जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि केटी कार्मेन की गर्दन को खा रही होती है। धक्का मुक्की के दौरान ताबूत गिर जाता है और केटी फर्श पर गिरे खून को चाटने लगती है। इसके बाद सीन रात का दिखाया जाता है। केटी अब अपनी व्हील चेयर से बंधी हुई होती है, जबकि चार्ली उसके कमरे में बैठकर उस पर नजर रख रहा होता है। केटी अजीब अजीब झटके जैसी हरकतें कर रही होती है। तभी पता चलता है कि वो सेबास्टियन को कंट्रोल कर रही है, जो डरावनी हंसी हंसते हुए बार बार अपना सिर बिस्तर पर मार रहा होता है। तभी ऑफिसर जाकी घर पहुंचती है। उसी वक्त केटी अचानक अपनी व्हीलचेयर को हवा में उठा देती है और जोर से फर्श पर पटक देती है, जिससे चार्ली बुरी तरह डर जाता है। लिसा दरवाजा खोलती है और जाकी उन्हें बताती है कि केटी नाम वाली टेप में सच पता चलता है कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। इसके बाद जाकी टेप चलाती है और उसमें लैला की माँ जो बोल रही होती है उसका मतलब समझाना शुरू करती है। वो बताती है कि केटी को उसी औरत ने किडनैप किया था। फिर जाकी उसके शब्दों का मतलब बताती है कि अंधेरे निशान फिर से दिखने लगे हैं, जो ये इशारा करते हैं कि उनके पुराने फैमिली सीक्रेट को फिर से बंद करने का समय आ गया है। वो कहती है कि ये 82वीं ममिफिकेशन रिचुअल होगी और फैमिली की पहली संतान होने के नाते उसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने परिवार को नजरेनियन की बुरी ताकत से बचाए रखे। वो ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रही है ताकि आने वाले सालों में उनके बच्चे जान सकें कि डीमन को एक पुराने शरीर से निकालकर नए होस्ट में कैसे डाला जाता है। वो ये भी कहती है कि एक मासूम बच्चा सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसका शरीर ज्यादा समय तक टिकता है, लेकिन कोई भी जिंदा इंसान काम आ सकता है। इसके बाद रिचुअल शुरू होता है। टेप में कई मास्क लोग कमरे में खड़े दिखाई देते हैं, जबकि लाइला की माँ सफेद कपड़े के नीचे छुपी केटी को बाहर निकालती है। केटी रोते हुए खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही होती है। उसे उस हालत में देखकर चार्ली और लिसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर टेप में एक मम्मी दिखाई जाती है जो उस डीमन का मौजूदा होस्ट होती है। मास्क पहने लोग केटी को पकड़कर मम्मी के ऊपर लिटा देते हैं। इसके बाद लाइला की माँ खुद भी मास्क पहनती है और कोई मंत्र बोलना शुरू कर देती है, जिसे जाकी ध्यान से याद करने लगती है। उधर उसी समय अभी के वक्त में केटी अपने भाई सेबास्टियन को कंट्रोल करके उसके कमरे का छोटा एंट्री पॉइंट तोड़वा देती है। इसके बाद सेबास्टियन केटी की स्किन पर बंधी हुई बाकी स्क्रिप्चर वाली पट्टियां हटाने लगता है। केटी खुद भी उन्हें फाड़ने लगती है क्योंकि उन सीक्रेट बाइंडिंग्स के हटने से डीमन और ज्यादा ताकतवर हो रहा होता है। तब साफ हो जाता है कि इन्हीं लिखी हुई पट्टियों ने इतने समय से नजारेनियन को रोके रखा था। वापस वीडियो टेप में मम्मी अचानक हिलने लगती है और उसके मुंह से एक काला तरल निकलकर केटी के मुंह में जाने लगता है। इसी के साथ डीमन केटी के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद लाइला की माँ केटी को सेक्रेड लिखाई वाली पट्टियों में लपेट देती है और उसे ताबूत के अंदर बंद कर देती है। कल्ट का असली प्लान था कि केटी को उसी के अंदर जिंदा रखा जाए जब तक वो बुढ़ापे से मर न जाए, लेकिन प्लेन क्रैश ने सब कुछ खराब कर दिया और पूरा रिचुअल अधूरा रह गया। ये डरावनी टेप देखने के बाद चार्ली और लिसा पूरी तरह डर जाते हैं। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही लिसा चुपचाप उठकर वहां से चली जाती है। उधर केटी अब अपने शरीर से आखिरी स्क्रिप्चर बाइंडिंग भी हटा चुकी होती है। लिसा उसके कमरे की तरफ जाती है और दरवाजा खोलने लगती है। उसी समय नीचे रखे ताबूत में कार्मेन की लाश अचानक हिलने लगती है और उठ बैठती है। जाकी देखती है कि चार्ली सदमे में बैठा है और किसी बात का जवाब नहीं दे रहा। वो जल्दी से ऊपर भागती है ताकि लिसा की मदद कर सके। तभी बाहर एक बहुत बड़ा रेत का तूफान शुरू हो जाता है। कमरे के अंदर केटी एक डरावने मॉन्स्टर जैसी शक्ल में बदलने लगती है और हवा में उठने लगती है। उधर नीचे अचानक टेलीविजन अपने आप बंद हो जाता है, जिससे चार्ली का ध्यान टूटता है। तभी वो डाइनिंग टेबल के पीछे कार्मेन जैसी एक डरावनी शक्ल को बैठा देखता है, जो उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही होती है। उसी वक्त ऊपर से लिसा चीखती है और चार्ली तुरंत भागकर ऊपर की तरफ दौड़ता है। केटी के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर केटी हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। अचानक वो नीचे गिरती है और चार्ली पर झपट पड़ती है, उसके गले पर हमला कर देती है। इसके बाद वो जाकी को जोर से धक्का मारती है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर केटी लिसा पर भी हमला करने लगती है। कुछ ही देर बाद केटी फिर से चार्ली पर टूट पड़ती है और बार बार अपना सिर उस पर मारने लगती है। लिसा जल्दी से सेडेटिव इंजेक्शन लेने दौड़ती है, लेकिन डीमन के असर में आया सेबास्टियन उसे रोक लेता है और उस पर हमला कर देता है। उधर केटी चार्ली का गला दबाने लगती है, लेकिन चार्ली किसी तरह उसे खुद से दूर फेंक देता है। तभी अचानक केटी रोने लगती है, लेकिन अगले ही पल डरावनी हंसी हंसने लगती है। वो चार्ली से कहती है कि उसे उसकी बेटी के अंदर रहना अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो उसकी तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगती है। घायल और कमजोर चार्ली पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन केटी उसका पीछा करती रहती है। वो धीरे धीरे कहती है कि अब उसे उसकी बेटी कभी वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो खुद उसका बाप है।
ये सुनकर चार्ली गुस्से से भर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन फिर गिर पड़ता है। उधर नीचे ऑफिसर जाकी पर काला तरल गिरता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अचानक कारमेन वहां दिखाई देती है और अपने पैर से उसे दबोच लेती है। तभी कारमेन के मुंह से एक स्कॉर्पियन निकलता है और जाकी के मुंह में घुस जाता है। वो उसके गले में फंसने लगता है जिससे उसका दम घुटने लगता है। जाकी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है जबकि कारमेन डरावनी हंसी हंसती रहती है। आखिरकार जाकी उसे लात मारकर दूर करती है लेकिन तभी स्कॉर्पियन की पूंछ उसके गले को फाड़कर बाहर निकल आती है। तेज दर्द में जाकी अपना हाथ मुंह के अंदर डालती है और बहुत मुश्किल के बाद उसे बाहर खींच लेती है। उधर सेबास्टियन अब भी लिसा का पीछा कर रहा होता है लेकिन आखिरकार लिसा उसे सेडेटिव इंजेक्शन लगा देती है। इसी बीच केटी अजीब और डरावने तरीके से चार्ली की तरफ बढ़ती रहती है। चार्ली ऊपर आती हुई जाकी को देखता है और पूछता है कि क्या उसे टेप वाला मंत्र याद है। जाकी सिर हिलाकर हाँ कहती है। चार्ली उसकी मदद से ऊपर लाता है और दोनों जल्दी से दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तभी केटी उनकी तरफ दौड़ती है लेकिन जाकी वक्त रहते दरवाजा बंद कर देती है। फिर चार्ली जाकी को दरवाजे से हटने का इशारा करता है। जैसे ही वो हटती है दरवाजा टूटकर खुल जाता है और केटी फिर चार्ली पर हमला कर देती है। जाकी मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन गले में हुए छेद की वजह से उसकी आवाज ठीक से नहीं निकलती। मजबूरी में वो अपने घाव पर हाथ रखकर दर्द सहते हुए मंत्र बोलना जारी रखती है। केटी लगातार चार्ली पर हमला करती रहती है लेकिन चार्ली उसे छोड़ता नहीं और दोनों फर्श पर गिर जाते हैं। जैसे जैसे जाकी मंत्र खत्म करने के करीब पहुंचती है डीमन आखिरकार केटी के शरीर से बाहर निकलने लगता है। उसी वक्त चार्ली लिसा की तरफ देखता है और धीरे से उससे माफी मांगता है। फिर जाकी मंत्र पूरा कर देती है। अचानक केटी के मुंह से काला तरल निकलकर चार्ली के मुंह में चला जाता है और डीमन उसके अंदर चला जाता है। चार्ली तुरंत जमीन पर गिर जाता है। आखिरी सीन में चार्ली और केटी जमीन पर हाथ पकड़े पड़े होते हैं। अब केटी डीमन के असर से आजाद हो चुकी होती है और धीरे से अपनी माँ को पुकारती है। कई सालों बाद पहली बार केटी की आवाज सुनकर लिसा राहत और खुशी से भर जाती है लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ होता क्योंकि अब डीमन चार्ली के अंदर जा चुका होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चार्ली को एक ताबूत जैसी जगह के अंदर बंद कर दिया गया है जिससे साफ हो जाता है कि अब उसे कैद कर दिया गया है। पास ही ठीक हो चुकी केटी मॉर्स कोड में टैप करके कहती है कि वो उससे प्यार करती है। शुरुआत में कोई जवाब नहीं आता लेकिन कुछ पल बाद कॉफिन के अंदर से चार्ली भी टैप करके जवाब देता है। केटी खुशी से लिसा को बताती है कि चार्ली कह रहा है कि वो उन सबसे प्यार करता है। इसके बाद केटी जवाब में टैप करके कहती है कि वो लोग भी उससे प्यार करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि केटी फिर से एक सामान्य जिंदगी जी रही होती है। वो खुशी खुशी सेबास्टियन और माँ के साथ खेलती दिखाई देती है। कुछ समय बाद लिसा ऑफिसर जाकी को फोन करती है और कहती है कि वो चार्ली के बारे में बात करना चाहती है। इसके बाद सीन एक प्रिजन में चला जाता है जहाँ एक औरत बेड से जंजीरों में बंधी होती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो पता चलता है कि वो लेला की माँ है जो जाकी की गोली लगने के बावजूद बच गई थी और अब कैद में है। तभी एक नर्स कमरे में आती है। लेला की माँ गुस्से में शिकायत करती है कि वो देर से आई है। नर्स उसके गले में कुछ इंजेक्ट करती है और तभी पता चलता है कि वो नर्स असल में भेस बदलकर आई हुई लिसा होती है। लिसा उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी केटी याद है। फिर वो पूछती है कि क्या वो एक ट्रिक देखना चाहेगी। उसी वक्त जाकी चार्ली को व्हीलचेयर पर वहां लेकर आती है। अब चार्ली मम्मी जैसी हालत में दिखाई देता है। ये देखकर लेला की माँ बुरी तरह डर जाती है। जाकी ठंडे अंदाज में कहती है कि उसे जरूर याद होगा कि अब आगे क्या होता है। इसके बाद वो सेल का दरवाजा बंद कर देती है। फिर जाकी वही मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है जिससे साफ हो जाता है कि अब वो लोग डीमन को चार्ली के अंदर से निकालकर लेला की माँ के अंदर डालने वाले हैं। इसी डरावने मोड़ के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।